नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 2023 से लेकर के 2018 तक के जितने भी पेपर हैं उनका सारा हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मतलब वो अलग अलग टॉपिक वाइज हो रहे हैं कि जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री का हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पॉलिटी का हो चुका है, जियोग्राफी इंडियन और वर्ल्ड की अलग अलग कर चुके हैं। तो आज यहाँ पे हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री से 2023 से लेकर के और 2018 में कितने प्रश्न एवरी ईयर पूछे गए, कि हर साल कितने कितने प्रश्न पूछे गए और वो किस किस टॉपिक से पूछे गए। तो वन बाय वन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसकी पीडीएफ आपको लेनी है तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो देखते हैं 2023 का, कि इसमें पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो उसका नाम था अजीजुद्दीन खान। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद अजीजुद्दीन खान ने किया था। 1361 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट या नगरकोट, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, पर आक्रमण करके ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त किया और मंदिर की मुख्य मूर्ति को विजय चिन्ह के रूप में कहाँ भेज दिया? मदीना भेज दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? वो होगा अजीजुद्दीन खान। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, नारायण राव और माधवराव, इनका अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड आपको ये करना है कि सबसे पहले कौन था और सबसे बाद में कौन था। तो यहाँ पे हमने इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट क्या करके रखा है। तो पेशवा और उनका शासनकाल, तो बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से लेकर 1720, बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740 और माधवराव प्रथम का शासनकाल 1761 से 72, नारायण राव का 1772 से लेकर 1773। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? तो ये मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। टप्पा हिंदुस्तानी संस्कृत की एक विशिष्ट शैली है। इसमें छोटी लंबाई के बोल होते हैं और लय अक्सर चंचल होती हैं। ये गीत बहुतः पंजाबी भाषा में होते हैं। इसे मुगल काल में दरबारी गायन के रूप में स्थापित करने का श्रेय शौरी मियाँ को जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्वालियर घराने के गायक टप्पा गायन में निपुण माने जाते थे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है खरीदादार कौन था? तो खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। मध्यकालीन प्रशासन में फरमानों को भेजने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? खरीदादार कहा जाता था, जबकि शाही महल के प्रधान संरक्षक को खरीदादार कहा जाता था। एस.के. पांडे की किताब में मध्यकालीन भारत में बताया गया है कि परगने का प्रमुख अधिकारी शिकदार कहलाता था। जो अधिकारी हिसाब किताब में प्रवीण होता था उसे मुशरिफ-ए-मुमालिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये 2 सूचियाँ दी गई हैं, पुस्तक और उनसे विषय। तो यहाँ पे ये करेक्टली मैच है। तो मिराते सिकंदरी ये गुजरात विजय से रिलेटेड है। बुरहान माशिर ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाजुस सलातीन ये बंगाल का इतिहास है। और रियाजुल इंसा ये महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। ये करेक्टली मैच है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 2023 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कश्मीर में किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया? तो जैनुल आब्दीन, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। 1420 ईस्वी में जैनुल आब्दीन कश्मीर का सुल्तान बना। जैनुल आब्दीन धार्मिक सहिष्णु सुल्तान था। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने जजिया हटा दिया, गो हत्या को समाप्त कर तत्कालीन हिंदुओं की भावना के लिए सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा लिया। जैनुल आब्दीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उनका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इल्तुतमिश कौन था? तो ये रजिया का पिता। शाह तुर्कन ये इल्तुतमिश की पत्नी का नाम है। और हमीदा बानो बेगम, तो ये अलाउद्दीन की पत्नी नहीं, ये मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। और ये गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी, जिसने हुमायूंनामा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो दयाबाई, इनसे विनय मालिका, सहजोबाई सहज प्रकाश और गंगाबाई गणेश देव लीला, ठीक है। और श्री विट्ठल से ये गिरधर। सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता। तो ये करेक्टली मैच है यहाँ पे अभी, गंगाबाई से गणेश देव लीला और श्री विट्ठल से गिरधर। तो ये 8 प्रश्न 2023 में पूछे गए मिडिवल हिस्ट्री से। किस किस टॉपिक से पूछे गए वो भी सारे आपने यहाँ पे 1 बाय 1 देखे। इसके बाद 2022 में देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो भवन और निर्माणकर्ता, तो करेक्टली मैच है यहाँ पे। सुल्तानगढ़ी
इससे रिलेटेड इल्तुतमिश लाल महल बलबन ने बनवाया था, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, और जो 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, तो अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। गुजरात विजय 1299 में, रणथंभौर विजय 1301 में, चित्तौड़ विजय 1303 में, और ये वारंगल विजय हुई 1310 में। ये वारंगल है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2022 में निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखित संस्कृत पाठ शुक्र सप्तति का फारसी में अनुवाद किया और इसे तूतीनामा नाम दिया? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत पुस्तक शुक्र सप्तति का फारसी अनुवाद करके उसका नाम तूतीनामा रखा। उल्लेखनीय है कि जियाउद्दीन नक्शवी एक सूफी संत और फारसी चिकित्सक थे जो 14वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में प्रवास कर गए थे। 1350 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर दार्शनिक और उनसे रिलेटेड दर्शन कौन से हैं? तो रामानुजम से रिलेटेड या रामानुज से रिलेटेड विशिष्ट द्वैत, और माधवाचार्य से द्वैत, निम्बकाचार्य से द्वैताद्वैत, और उसके बाद वल्लभाचार्य से शुद्ध अद्वैत। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा या कुप्पा कहीं कहीं लिखा होता है, किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ से रिलेटेड थे। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। जैता और कुंपा मारवाड़ के आसोप ठिकाने के सरदार थे। कुंपा रिश्ते में जैता का चाचा लगता था। दोनों लोग मालदेव की सेना में सेनापति थे। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुगल शासक शाहजहां ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कवींद्राचार्य सरस्वती ब्रजभाषा के कवि थे। सन्यासी होने के कारण ये सरस्वती उपाधि से विभूषित थे और शाहजहां के राजकाल में प्रयाग तथा वाराणसी के सबसे प्रधान सन्यासी, मठाधीश और काव्य दर्शन तथा वेद वेदांग के मूर्धन्य पंडित थे। कवींद्राचार्य ने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद यानी प्रयागराज की तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सी लड़ाई कब कब हुई। देवराई है, बनारस है, सामूगढ़ और धर्मत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो बनारस के पास सुजा की पराजय हुई फरवरी 1658 में। धर्मत की विजय हुई 15 अप्रैल 1658 को। सामूगढ़ की लड़ाई हुई 29 मई 1658 को, और देवराई की लड़ाई हुई मार्च 1659 को। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एकदम नियर अबाउट के, तो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होनी चाहिए। रचनाकार और ग्रंथ कि किसने कौन सी चीज़ लिखी है, तो ये करेक्टली मैच है। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ से रिलेटेड है, और राग विबोध जो है वो सोमनाथ से रिलेटेड है, और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है ये वेंकट रमन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2022 में आपने देखा कितने प्रश्न पूछे गए, मिडिवल हिस्ट्री से 8 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। 2021 का देखते हैं कोई कौन कौन सा मिडिवल से प्रश्न पूछा गया। तो इसमें पहला प्रश्न है, फ़यादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? तो वो किया था अमीर हसन सिद्दी जी ने। ये प्रश्न एक बार बीपीएससी में भी पूछा गया, सेम टू सेम प्रश्न। फ़यादुल फवाद एक बहुत पुरानी किताब है जिसे अमीर हसन अला सिद्दी ने अपने आध्यात्मिक गुरु हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की सलाह के प्रवचनों के विवरण को संकलित किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रचनाकार और ग्रंथ। तो यहाँ पे ये करेक्टली मैच हैं। अब आप देख रहे हैं यही सेम प्रश्न अभी ऊपर आपने 2022 में भी देखा था, ठीक है। तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है ये वेंकट रमन से रिलेटेड। सेम प्रश्न ऐसा ही पूछा गया, आप अभी आपने ऊपर देखा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा जा रहा है कि शासक और राज्य सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको करेक्टली मैच करके रखा है। राणा हमीर मेवाड़ से रिलेटेड, राणा चुंडा ये मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी ये खानदेश से, और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ ये जौनपुर से रिलेटेड है, ठीक है। सरकी वंश का पहला शासक ये है कौन? मलिक सरवर जहाँ या मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, ये मालवा से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो वो लाहौर में की।
राजा रणजीत सिंह ने न्याय प्रशासन के क्षेत्र में सुधार हेतु लाहौर में अदालत आला यानी आधुनिक उच्च न्यायालय के समान की स्थापना की। यह सिख राज्य की एक प्रमुख न्यायिक संस्था थी। अदालत आला जिला और प्रोविंशियल कोर्ट से आई अपीलों को सुनता था। राजा रणजीत सिंह ने 12 अप्रैल 1801 को सिखों को शासक बने और लाहौर को अपनी राजधानी घोषित करी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिकथन दिया गया है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण है केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो दोनों ही सही हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक तथा तानाशाही राज्य था क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। मुगलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मुगल सेना 4 भागों में डिवाइड थी। कौन कौन सी? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, उसके बाद तोपखाना, उसके बाद हस्ती सेना। ठीक है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था और ये मनसबदारी प्रथा मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार थी। इस प्रथा को अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के शासनकाल में जात और सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये पूरी डिटेल थी। तो 2021 में अगर आप देखें तो आपको कितने प्रश्न मिले? 5 प्रश्न मिले मिडिवल हिस्ट्री से। ठीक है। अब इसके बाद 2020 में हम देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो ये ग्रंथों पर आपको विचार करना है और उनको काल क्रमानुसार कि कब कब वो राइट किए गए। फतवा जहादारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकाते नासिरी। तो यहाँ पे इनका जो सही क्रम है वो हम देख लेते हैं। तो किताबुल हिंद अमीर खुसरो ने लिखी, जानते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी, आप ये भी जानते हैं। तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखी। और फतवा जहादारी, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए किसने लिखी है। ठीक है। और कुछ और भी महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं जैसे कि हसरतनामा ये जियाउद्दीन बरनी, रहला इब्न बतूता, जफ़रनामा मौलाना यज़दी ने लिखी और सियासतनामा जो लिखी निज़ामुल मुल्क तुसी ने लिखी। ठीक है। तो ये यहाँ पे 3, 2, 4, 1 का करेक्ट ऑप्शन होगा। किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो और तबकाते नासिरी और फतवा जहादारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1556 से 1627 तक बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश के शासक थे। इन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने अपनी पत्नी चांद सुल्ताना, अपने तानपुरा मोती खान और अपने हाथी आतिश खान पर भी कविताएं लिखी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को कई भाषाओं की जानकारी थी। आदिल शाह द्वितीय मराठी, दक्कनी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं को धारा प्रवाह बोल और लिख सकते थे। इब्राहिम आदिल शाह संगीत के प्रेमी थे। वे वाद्य यंत्र बजाया करते थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणपति के सम्मान में भी गाने गाए और तैयार किए। किताब नौरस मतलब 9 रसों की पुस्तक दक्खनी भाषा में नौरस के सिद्धांत से अवगत कराने के लिए लिखी गई थी। तो यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किताब नौरस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो रिलेटेड हैं ये कहाँ से रिलेटेड है? ये दिल्ली से रिलेटेड है। ठीक है, मुल्तान से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बताना 2 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है या दोनों ही सही हैं। पहला है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया, और दूसरा अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। तो इसमें से केवल एक सही है, दूसरा गलत है। मुगल कालीन समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह तथा दहेज प्रथा आदि अनेक सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थीं। यद्यपि अकबर ने इन कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष ये निर्धारित की। कुछ और चीज़ें अकबर से रिलेटेड, तो दास प्रथा का अंत किया 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1562 में, और हरम दल से मुक्ति 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में, जागीरदारी प्रथा का अंत किया 1575 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह था। अबुल हसन कुतुब शाह, जिसे अबुल हसन तानाशाह के नाम से भी जाना जाता था, दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज्य के संप्रभु कुतुब शाही वंश का 8वां और अंतिम शासक था। तानाशाह का शासनकाल 1672 से लेकर 1686 तक था। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया और अबुल हसन कुतुब शाह को पकड़ लिया तथा दौलताबाद के किले में कैद कर दिया गया, जहां पे 1699 में उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिकारी और उनका कार्य क्या क्या था? तो वो हम देखते हैं।
तो दीवाने तन का जो कार्य था वो जागीर और वेतन को देखना, मुस्तफ़ी का कार्य राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशर्रिफ का कार्य काम जो था वो कार्यालय को संभालने के लिए, और वाकिया नवीस ये मराठा से रिलेटेड है, प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक की राजवाहा को पुनर्जीवित करके किया गया? तो सहाब नहर। सहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर 1/10 तथा भूमि कर उपज का 1/5 से 1/2 लिया। फिरोज शाह ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरें बनवाई। नहरों के नाम पूछे गए हैं, तो इसमें उलुग खानी नहर यमुना नदी से हिसार, और दूसरा राजवाही नहर ये सतलज से घग्गर तक 96 किलोमीटर की। तीसरी नहर बनाई सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक। चौथी नहर बनाई घग्गर से फिरोजाबाद तक, और 5वीं नहर बनाई यमुना से फिरोजाबाद तक। तो ये 2020 में आपने यहाँ पे देखा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए मेडिवल हिस्ट्री से वो पूछे गए 7। ठीक है, अब हम देखते हैं 2019 में कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए मेडिवल हिस्ट्री से। तो यहाँ पे राजवंश हैं और राजधानी आपस में इनको मैच करना है। तो पल्लव की राजधानी कांची, पांडे की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। ठीक है, ये करेक्टली मैच है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो पूरी डिटेल देखते हैं इक्ता व्यवस्था के बारे में। इक्ता प्रणाली की शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों के द्वारा की गई। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। इस प्रणाली के अंतर्गत इक्ता के धारक यानी इक्तादार, जिसको मुक्ति भी कहा जाता था, को उस भू क्षेत्र के राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व इक्तादार अपने सैन्य व प्रशासनिक व्यय को पूरा करता था। इक्ता से प्राप्त राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, जबकि खालसा भूमि से प्राप्त जो आय होती थी वो सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तूसी की पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक इक्ता का विवरण मिलता है। तो जो खालसा भूमि से प्राप्त आय होती थी वो सुल्तान के खाते में जाती थी, और इक्ता से जो आय होती थी वो सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सही नहीं है, तो इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी, होना चाहिए था, यहाँ पे जाती थी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये कुछ 2 सूचियाँ दी गई, आपस में मैच करना है इनको। तो मुल्ला दाऊद चंदायन से रिलेटेड, दामोदर कवि पद्मावती की कहानी, सोमनाथ राग विबोध, और अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम आशिका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तबकाते नासरी, मिनहाजुद सिराज जसजानी इससे रिलेटेड हैं। तारीख़ फिरोज शाही, सम से सिराज अफीफ, अभी हमने ऊपर प्रश्न देखा था, मैंने आपसे पूछा भी था। तुगलकनामा ये अमीर खुसरो से रिलेटेड है। इब्न बतूता से रिलेटेड नहीं, इनसे जो है वो क्या है, वो है रहला। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, और दूसरा हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। बताना है कौन सा सही है, डिटेल देखते हैं। तो भारत में हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। भारत में इस संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ थे। हठ योग की एक विधा है जिसमें हठ पूर्वक शारीरिक और मानसिक क्रियाएं की जाती थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था। सत्तारी सिलसिले में सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालिपरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर, तो हाँ यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया और नाथपंथियों ने भी अपनाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथन अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, और कारण है शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी माना जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल में शेरशाह सूरी की तरह राजकीय सिक्कों को नियमित करने का प्रयास किया, और इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मोहरों, चांदी के रुपयों और तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों के प्रचलन और प्रसार कराया। अकबर के समय में भी शेरशाह की मुद्रा पद्धति एक समान थी, जैसे तांबे के प्रमुख सिक्का दाम था और 1 रुपया में 40 दाम होते थे। राजकीय आय की गणना किस में की जाती थी? दाम में की जाती थी। ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, और मनसबदारी का पद जो था वो पैतृक होता था, तो मनसबदारी को पैतृक नहीं किया गया था। ठीक है। मनसबदारी प्रणाली मुगलकालीन एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पद या रैंक।
मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी, जो अलग अलग हुआ करती थी। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। मनसबदारी प्रणाली का आरंभ अकबर ने 1575 में किया। प्रश्न पूछा गया है, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जो दो प्रकार की थी। पहला, जात और सवार। जात से तात्पर्य प्रशासनिक पद श्रेणी से था और सवार का मतलब मनसबदार के पास कितने सैनिक दल की संख्या होनी चाहिए। मनसब प्रथा की उत्पत्ति प्रारंभिक तुर्की और मंगोल सेना में दशमलवात्मक संगठन से हुआ था और मनसब का जो पद था, ये पैतृक नहीं होता था। तो यहाँ पे केवल एक ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजाओं में से किसने अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। तो तानसेन या रामतनु पांडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक ज्ञाता थे। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर विद्यापीठ से प्राप्त की। तानसेन भाटा क्षेत्र यानी रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के संरक्षण में उनके दरबारी कवि के रूप में रहे। मुगल सम्राट ने तानसेन की ख्याति के बारे में सुनकर उन्हें अपने दरबार में बुलाकर नवरत्नों में शामिल किया। तानसेन की 3 ग्रंथों की रचना संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्तोत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का सही उत्तर चुनना है आपको। तो यहाँ पे सारे डिटेल हमने लिख रखी है। तो सरनाल का युद्ध कब हुआ? 1572 में। ये गुजरात में है सरनाल, मुगल और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा के बीच में। बेलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, ये कन्नौज में हुआ। तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ, ये नर्मदा नदी के पास है। ये जसवंत सिंह राजपूत और औरंगजेब के बीच में। जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ, बहादुर शाह फर्स्ट और मोहम्मद आजम शाह के बीच में। देखिए 1707 में औरंगजेब डाइड, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर जब उनका कोई शासक बाद का डिक्लेयर नहीं था, तो इसी का परिणाम स्वरूप था ये जजाऊ का युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 में बना। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1540 से 45 के बीच में बना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1564 में बना। अट्टाला मस्जिद जौनपुर की कब बनी? ये 1408 में बची। इसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा। तो दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख और जरीब क्या है? भूमि के माप की प्रयुक्त एक इकाई, जो कि आज भी लेखपाल लोग यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो 2019 में आप यहाँ पे देख रहे हैं 11 प्रश्न पूछे गए मेडिवल हिस्ट्री से। चलिए 2018 में देख लेते हैं मेडिवल हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए। तो पहला इसमें है कथन, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो दोनों ही कथन सही हैं और आपस में एक दूसरे को सही व्याख्या करते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ और भारत में इस्लामिक राज्य को फैलाया गया। भारत पर आक्रमण महमूद गजनबी ने 11वीं शताब्दी में किया। उस समय भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समय था। तुर्की आक्रमण भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। इनमें कोई राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था कि अन्य राज्यों को अपने नेतृत्व में संगठित कर सके। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव एवं राजनीतिक विशृंखलता की समस्याओं ने भारतीय शासक वर्ग को तुर्क आक्रांता की तुलना में कमजोर स्थिति में ला दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, आपस में सही एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अदीना मस्जिद बंगाल से रिलेटेड है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर से, दाखिल दरवाज़ा गौड़ से और 3 दरवाज़ा जो है ये अहमदाबाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो अदीना मस्जिद मांडू से रिलेटेड नहीं है, ये बंगाल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से वही कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्रुवदास भगत नामोली नाभादास भक्तमाल से रिलेटेड है, रसखान प्रेम वाटिका से रिलेटेड है और रसिक प्रिया जो है ये किसकी है? केशवदास की है, उस्मान चित्रावली से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है कथन कारण का। तो कथन दिया गया है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। मध्यकाल में शासकों की रुचि के कारण संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखे अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में, यानी इसका नाम बना फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया।
सल्तनत सुल्तानों के पश्चात मुगल बादशाह में अकबर ने विशेष तौर पर अथर्ववेद, रजत रंगणी, तुजुके बाबरी, लीलावती एवं नल दमयंती और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कराया। उल्लेखनीय है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं के शौकीन थे। ये संत संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अनगा ने करवाया था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण 1561 में सम्राट अकबर की पालक माँ माहम अनगा द्वारा कराया गया था। खैरुल मंजिल एक मदरसा था जो शिक्षा के लिए था। जब अकबर एक छोटा बालक था तब माहम अनगा ने कुछ दिन तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। माहम अनगा के शासनकाल को मुगल इतिहास में पेटीकोट शासनकाल के नाम से जाना जाता है। खैरुल मंजिल के केंद्रीय द्वार के मेहराब के ऊपर संगमरमर की एक पट्टिका फारसी भाषा में उकेरा गया है, जो सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार और कवि मौलाना शिहाबुद्दीन अहमद खान द्वारा रचित एक वर्णमाला है। तो यहाँ पे माहम अनगा ने खैरुल मंजिल का निर्माण कराया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड 1719 से 1748, जहांदार शाह का 1712 से 13, आलमगीर द्वितीय का 1754 से 58 और अहमद शाह का 1748 से 1754। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको चौथ। देखिए दो चीज़ें हैं उसमें, एक सरदेशमुखी और एक चौथ। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ के नाम से जाना जाता था। चौथ 17वीं और 18वीं शताब्दी में एक चौथाई राजस्व प्राप्ति को कहा जाता था। यह कर शुल्क ऐसे लिया जाता था जहां मराठा मार्गाधिकार या स्वामित्व चाहते थे। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले पड़ोसी राज्य मराठाओं के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्या था? तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। डिटेल देखते हैं। तो चकला शब्द का प्रयोग सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से यह प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। यह क्षेत्र फौजदार के अधिकार में था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे और प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक आमिल, एक पोतदार तथा कुछ वितिक्षी होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो देवगिरी से रिलेटेड शंकर देव, वारंगल से रिलेटेड प्रताप रुद्रदेव द्वितीय हैं और रामचंद्र देव जो रिलेटेड हैं वो देवगिरी से हैं। होयसल से वीर बल्लाल और मथुरा से वीर पांड्या। ठीक है, तो ये 2018 में 9 प्रश्न पूछे गए मिडेवल हिस्ट्री से। तो अभी आपने 2023 से लेकर 2018 तक का ये सारा देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए, वो किस किस टॉपिक से पूछे गए। तो इनको इस तरह से तैयार करिए कि जो टॉपिक से प्रश्न आए हैं पिछले 5 से सालों में, तो कम से कम उनको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करिए। बाकी और भी जो चीज़ें बच रही हैं, अगर आपको समय मिल रहा है अच्छी तरीके से करने के लिए, तो आप उनको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।